गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज कक्षा 11 का जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जीव विज्ञान को अब 2 भागों में बांट दिया गया है। जीव विज्ञान का कुछ भाग कक्षा 11 में 11th में और इसका कुछ भाग कक्षा 12 में 12th में पढ़ाया जाता है। अच्छी बात यह है कि कक्षा 11 के सिलेबस में जो चैप्टर हैं वो कक्षा 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, अर्थात कक्षा 11 का अलग परीक्षा होता है, वो आप 11th में देते हैं, और कक्षा 12th में आप जितना कक्षा 12 में जितना जीव विज्ञान पढ़ते हैं आपको उतने में से ही परीक्षा देना होता है। उससे इतर आपको और कहीं से भी प्रश्न नहीं आते हैं। जब हम लोग बात करें क्लास 11th के जीव विज्ञान का, तो क्लास 11th का जो जीव विज्ञान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जानकारी की दृष्टि से, साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वो सभी कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित हैं। अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी है मुझे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो की मदद से आप अधिक से अधिक इसे देखकर समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार 2 बार वीडियो देखने के पश्चात आप वॉइस मैसेज के द्वारा आप हमसे उन संबंधित चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इसको स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर में ये जीव विज्ञान है क्या। व्हाट इज द बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी के जनक कौन हैं? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? इत्यादि ढेर सारी बात। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी एज नेम इंडिकेट्स कि ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लॉगस। बायोस माने होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट्स यहाँ पे हल्का सा इंडिकेट कर दिया है। बायोस माने होता है लाइफ, लाइफ माने जीवन। लॉगस मीन्स स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। हिंदी में कैसे बोलेंगे? कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनसे संबंधित क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और शॉर्ट में बात करें तो कहेंगे जीवों के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलके बना है, एक बायोस दूसरा लागस। बायोस मीन्स लाइफ और लागस मीन्स स्टडी। लाइफ माने जीवन, स्टडी माने अध्ययन करना, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यद्यपि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो
अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु। इंग्लिश में इनको हम लोग एरिस्टोल लिखते हैं। एरिस्टोल। अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो इनको एरिस्टोल लिखते हैं, और जब हिंदी में बोलते हैं तब इनको अरस्तु बोलते हैं। तो जैसा आपको हमने कहा कि यद्यपि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, किंतु जीव विज्ञान शब्द सन 1802 में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वही लैमार्क है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिन्होंने लैमार्कवाद पढ़ा था, आप लोगों को याद हो दिया था, आप लोगों को याद होगा, जिराफ वाला, जिन्होंने कहा था कि जिस अंगों का जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह अंग उतना ही ज़्यादा वृद्धि करता जाता है। बाद में जीवों की संख्या में जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे जीवों की संख्या में वृद्धि होती गई। अब अध्ययन करना थोड़ा कठिन हुआ, तो समस्त बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिए, एक जूलॉजी। जूलॉजी ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जू ग्रीक भाषा का शब्द है, जू फॉर एनिमल, जू फॉर एनिमल, एनिमल, और लॉगस मीन्स स्टडी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही है, अर्थात अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस, ये थियोफ्रेस्टस बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अब आइए हम लोग बात करें कि व्हाट इज द लिविंग, सजीव क्या है। हम लोग अभी बात किए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का, सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो सजीव क्या है, व्हाट इज द लिविंग। तो ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, संसार है, यह दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है। देखो साहित्य में भी कहा गया है कि ये जो संसार है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जड़ और चेतन। चेतन अर्थात जीव, जिसमें चेतना हो, और जड़ माने जिसमें चेतना न हो, माने ये निर्जीव। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण की है। अर्थात जो जीव है यह भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई है, एक जटिल इकाई है। ओपेरिन की परिकल्पना जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो ओपेरिन की परिकल्पना में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ओपेरिन साहब ने कहा कि सर्वप्रथम जो जीवन की उत्पत्ति है वो समुद्र में हुआ था, और वो निर्जीव पदार्थों से हुआ था, जिसे उन्होंने कोइसरवेट्स कहा। तो दिस इज वाज द फर्स्ट सेल, यही वो प्रथम कोशिका थी। हक्सले ने भी यहाँ कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात यही वो जीव द्रव्य है जो कि जीवन का आधार बनाया, और आगे चल के इसी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। जीव द्रव्य को कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाला एक परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है, तथा यह लगातार
ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है। जीव द्रव्य की विशेषता है, जीव द्रव्य में उत्तेजनशीलता, अर्थात वो बाह्य वातावरण से अनुक्रिया करता है। कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य हैं हम लोग उनको जीव द्रव्य कहते हैं, और इसमें उत्तेजनशीलता, तन्यता आदि का विशेष गुण पाया जाता है। बात हम लोग करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग ये डिफाइन करें कि ये सजीव हैं, ये निर्जीव हैं। कैसे बात करेंगे? कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ रहा है, पेड़ है, तो ये पेड़ या वृक्ष पादप ये सजीव हैं कि निर्जीव हैं? पत्थर है, ये सजीव है कि निर्जीव है? छोटे छोटे जीव दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े जीव दिखाई पड़ते हैं, हम कैसे डिफाइन करें कि ये सजीव है कि निर्जीव है? तो कुछ लक्षण डिसाइड किए गए, इन लक्षणों के आधार पर हम लोग ये पहचान करते हैं कि जो वस्तु है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हैं वो सजीव हैं कि निर्जीव हैं। आइए हम लोग बात करें सजीवों के लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग के बारे में बात करें। तो जिन जिन में ये लक्षण, जो निम्न लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ, जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं, और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं, उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं जिसके आधार पे हम लोग सजीव और निर्जीव की पहचान करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिकीय संगठन। पहला है कोशिकीय संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जीव चाहे एक कोश की हो, चाहे जीव बहुकोश की हो, चाहे वो एक कोश की हो, चाहे जीव बहुकोश की हो, चाहे वो छोटे जीव हो, चाहे बहुत बड़े पेड़, आम, वृक्ष, व्हेल, मछली इत्यादि बड़े बड़े जंतु या पादप हों, सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कोशिका होती है। कोशिका ये जीवन की इकाई है, समस्त जीवन का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से ही होता है। बाद में कोशिका आपस में समूह में आ जाते हैं, तब इन्हें ऊतक कहते हैं। हम लोग कहते हैं एक लाइन में इनको डेफिनीशन देते हैं कि समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक, जब कई ऊतक मिल जाते हैं तब अंग बनता है। अंग जैसे नाक है, कान है, और नाक है, कान है, आँख है, जीभ, ये सभी अंग है। और जब कई अंग आपस में मिलते हैं तब अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों के शरीर में कई तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये जो तंत्र हैं, इन तंत्रों में कई अंग एक साथ कार्य करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, तो श्वसन तंत्र में श्वसन तंत्र कहाँ शुरुआत होता है? पहले नासिका माने नाक है, फिर श्वास नाल है, फेफड़ा है। तो इनको जब हम अलग अलग बात करेंगे तो ये सभी जो है अंग हैं, शरीर के एक अंग हैं, और ये सभी मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं, जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तब इनसे शरीर का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि अंग तंत्रों के समूह को बॉडी या शरीर कहते हैं। अंग तंत्रों के समूह को बॉडी अर्थात शरीर कहते हैं। जैसे हम लोगों का जो शरीर है इसमें कई तंत्र कार्य कर रहे हैं। श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है इत्यादि। जब कई तंत्र मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे आकृति एवं आमाप। तो जो सजीव होते हैं,
सजीवों का एक निश्चित आकृति एवं आमाप होता है। अमीबा हैं, एक कोष की हैं, आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु जब माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, यद्यपि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीबा जो है अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा, अचानक बहुत छोटा, ऐसा कतई नहीं है। वो माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा। सूक्ष्म जीव है तो वो माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा। बस यद्यपि उसका आकार थोड़ा उसमें शरीर के बाहर उभार के रूप में निकलते रहते हैं। पैरामीशियम है। पैरामीशियम आप लोग जानते हैं कि पैरामीशियम का जो आकार है वो स्लीपर लाइक होता है। तो ये एक कोष की, यद्यपि ये एक कोष की, लेकिन इनकी आकार निश्चित है। युग्लिना है। युग्लिना है। युग्लिना का भी आकार निश्चित है। आप लोग जानते हैं कि ये युग्लिना है, इसका भी आकार निश्चित होता है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोष की सूक्ष्म जीव हो, चाहे बहुकोष की दीर्घ जीव हो, सभी का जो बॉडी है, वो सभी का शरीर जो है उनकी आकृति एवं आमाप वो निश्चित रहता है। मनुष्य की भी शरीर की एक आकृति, निश्चित आकृति होती है। पादप है, पादपों की भी एक निश्चित आकृति होती है। और कतई ऐसा नहीं हो सकता कि आम का पेड़ बांस जैसा हो जाए, बांस का पेड़ आम जैसा हो जाए, ये कतई नहीं हो सकता। तो इनकी एक निश्चित आकृति एवं आमाप होता है। नेक्स्ट, अगला बात हम लोग करेंगे ग्रोथ या वृद्धि की बात करेंगे। तो जो सजीव होते हैं, सजीवों में एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय अवधि तक वृद्धि होती है। इसके बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। यद्यपि कुछ पादप हैं जो कि जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जीव हैं वो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे हम लोग हैं, 17-18 वर्ष के पश्चात हम लोगों की जो वृद्धि है, हम लोगों की वृद्धि रुक जाती है। तो समस्त जीवों की एक निश्चित वृद्धि होती है। उस वृद्धि के पश्चात उनका जो है वृद्धि रुक जाती है। जन्म लेते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, यंग अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था को, वृद्धावस्था को, इसके बाद उनकी मृत्यु हो। ये निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट इज द पोषण, न्यूट्रिशन। चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों को उनके शरीर की वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। और हम लोग ये पोषक तत्वों को भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। किंतु इनके ऐसा प्लांट पौधे हैं, तो आप जानते हैं जैसे हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। उनको कुछ मिनरल्स माने खनिज लवण की आवश्यकता होती है, वो अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। हमको भी खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग अपने भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है, तो अपूर्ण कमी हो जाती है, तो हम ऐसे खाद्य पदार्थ को खाते हैं जिनमें उन तत्वों की अधिकता हो। जैसे किसी को ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो गई है, तो हम लोग ऐसे वस्तु को खाते हैं जिसमें जो है आयरन पाया जाए। पालकी खाएंगे, अनार खाएंगे। तो सभी को पोषण के लिए पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहते हैं और कुछ तत्व जो है कम मात्रा में चाहते हैं। जो अधिक मात्रा में चाहते हैं उनको मैक्रो अर्थात दीर्घ एलिमेंट्स कहते, तत्व कहते हैं, और जो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें माइक्रो अर्थात लघु तत्व कहते हैं। लेकिन पोषण चाहिए जरूर, सभी पोषण करते हैं, चाहे वो स्वपोषी हो चाहे परपोषी। परपोषी में चाहे वो मृतोपजीवी हो, परजीवी हो, सहजीवी हो, चाहे जो हो, लेकिन पोषण सबको चाहिए। नेक्स्ट, उपापचय। जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों के शरीर में उपापचय की क्रिया होती रहती है। उपापचय दो क्रियाएं हैं इसमें, एक क्रिया उपचय है और दूसरी क्रिया अपचय है। ये क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप इनमें होते क्या है कि एक क्रिया है निर्माणात्मक और दूसरा क्रिया विघटनात्मक है। एक क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं, और दूसरी क्रिया है कि ये जो दीर्घ अणु है ये ब्रेक होकर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समस्त जीवों में, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, उनमें उपापचय की क्रिया होती रहती है।
नेक्स्ट, श्वसन। श्वसन के द्वारा ही हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा आप जानते हैं, हम चाहे जो भी खाएं पिए वो अंत में जाके शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में जब हम सांस लेते हैं तब ये ऑक्सीजन जाके उस भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण अर्थात उसको जलाने का, दहन करने का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ये समस्त, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, सभी जीव श्वसन का कार्य करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे पुनः आप कई बार मैं पढ़ाते समय बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लेते हैं तो CO2 लेते हैं, लेकिन ये सर्वथा गलत है। मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ, जिस तरह से हम लोग अपने श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे भी जब श्वसन का कार्य करते हैं तो हम लोगों की तरह ही वो भी O2 माने ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। इस बात को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो वो श्वसन ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये जो जीवधारी हैं ये ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज द लोकोमोशन या गमन। लोकोमोशन या गमन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जंतुओं को तो हम लोग देख लेते हैं कि जंतु अपने भोजन की तलाश में, आश्रय की तलाश में, साथी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और जब आप लोगों से यही पूछा जाता है कि सजीव किसे कहते हैं, जब आप लोग गमन कहते हैं तो हम लोग तुरंत आपको बजाते हैं, कहते हैं पेड़ पौधे तो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो तो यहाँ वहाँ गति नहीं करते। तो क्या पेड़ पौधे निर्जीव हैं? आप वहीं पे आप चुप हो जाते हैं? तो नहीं, वो भी गति करते हैं, उनकी जड़ें गति करती है। हम लोग गति क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? भोजन इत्यादि के तलाश में। उनकी जड़ें जो है भूमि के अंदर गति करती हैं। क्यों गति करती हैं? जल, खनिज, लवण इत्यादि की तलाश में। तो गति वो भी करती हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम लोगों की गति से उनकी गति थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन गति पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है संवेदनशीलता, अनुकूलता एवं स्थितिकता। तो समस्त जीवों में अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है। अब बात आता है कि ये अनुकूलन क्या है। तो हम लोग बाह्य वातावरण के अनुसार, हमारे शरीर में ये विशेष क्षमता होती है कि हम लोग बाह्य वातावरण के अनुसार हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है, बाह्य वातावरण के अनुसार हमारा शरीर अनुकूलित हो जाता है। यही घटना अनुकूलता या एडाप्टेबिलिटी कहलाती है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, मैं कई बार कहूँ, हम लोग थोड़ा सा धूप में जाते हैं, हम लोगों को जो है खुजली या चुनचुनाहट होने लगती है, धूप से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ज़रा आप उनके बारे में बात करिए, जो राजगीर मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, वो धूप में ही काम करते हैं। क्या उनको जो है उनकी त्वचा जो है धूप को सह लेती है? तो सह लेती है। क्यों? क्योंकि वो उसी वातावरण में रहते हैं और शरीर में हमारे अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं हमारा शरीर उसी के अनुसार अनुकूलित हो जाता है, अर्थात जीवों में अनुकूलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा संवेदनशीलता। हम लोग संवेदी बाह्य वातावरण से अनुक्रिया करते हैं। अब बात आता है कि सर जी ये बाह्य वातावरण से अनुक्रिया क्या होता है? तो हम लोग सर्दी, गर्मी इत्यादि से प्रभावित होते हैं, समस्त जीव प्रभावित होता है। आप जरा देखिए, इस साल ठंडी पड़ी, तुलसी के पत्ते सभी सूख गए। क्यों सूख गए? बाह्य वातावरण से वो अनुक्रिया की है। संवेदनशीलता का गुण उनमें भी है। ठंडी ज़्यादा हुई, पत्तियां, जीव द्रव्य उनके सूख गए, पत्तियां सभी जो है झड़ गई। हम लोग यद्यपि मनुष्य हैं, मनुष्यों में हम लोगों का ब्रेन डेवलप है, हम लोग उन ठंडियों से बचने के लिए गर्म कपड़े का प्रयोग करते हैं, लेकिन संवेदी होते हैं, बाह्य वातावरण से अनुक्रिया करते हैं। गर्मी का, सर्दी का, जल का इत्यादि का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उदाहरण छुई मुई का पौधा है, उसको टच करते हैं, उसको भी संवेदनशीलता का गुण उसके अंदर भी है, पौधों के अंदर भी है। होम्योस्टेसिस एक नया शब्द है, होम्यो। तो बाह्य वातावरण के अनुसार शरीर को जो हम एडजस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस या समस्थैतिका। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट कैरेक्टर। अगला गुण लेते हैं
और वो गुण है जनन। जनन तो जैसा आप जानते हैं कि यदि ये जनन की क्रिया न हो तो समस्त जीव एक न एक समय पे वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुराने जीव हैं वो अपनी जब जीवन अवधि पूरा कर लेंगे तो वो मृत हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जनन नहीं होगा तो नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे और इस तरह से उनकी जो वंश वृद्धि है वो रुक जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी जो जीव है वो नष्ट हो जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए जनन जरूरी है। हाउ कैन वी डिफाइन, कैसे हम लोग जनन की क्रिया को डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, अगर हम इसका हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो दो शब्दों से मिला है, री जनन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, और दूसरा शब्द है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो री माने आप लोग जानते हैं होता है पुनः, अब प्रोडक्शन माने होता है उत्पादन, यानी वह क्रिया जिसमें हम पुनः उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? तो वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव की ही उत्पत्ति करता है, यह क्रिया जनन कहलाता है। और समस्त जीव इस क्रिया को करते हैं, वो किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। आगे चल के आप लोगों को वहाँ पे बताएंगे कि जनन 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, वो वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये बस इतना सा समझिए कि जो सजीव हैं वो जनन करते हैं और यदि जनन ना हो तो उस जीव की समूल नाश हो जाएगा, इसलिए जनन जरूरी है। अगला है जीवन चक्र। तो समस्त जीवों की एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है। वो उत्पन्न होंगे शैशवावस्था में, फिर धीरे धीरे वो यंग स्टेज में जाते हैं, फिर वो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, फिर वृद्धि अवस्था में जाते हैं, अब फिर एक बार वो क्या हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। यही जो साइकिल है, इसी साइकिल को लाइफ साइकिल कहते हैं। तथा जीव के जब वो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तथा उसके मरने तक की जो अवधि है, इसी अवधि को जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहते हैं। तो जीवों की एक निश्चित चक्र होती है और वो जब अपना चक्र पूरा कर लेते हैं, इसके पश्चात जीवों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इज द जैव विकास। जैव विकास को एक लाइन में हम लोग डिफाइन करें तो कहें कि जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। और यही जो जैव विकास है, ये नई नई जातियों की उत्पत्ति का आधार है। यदि जैव विकास न हो तो ये जो जीव हैं, इन जीवों की जो आज नए नए जीव हमको दिखाई पड़े, इनकी उत्पत्ति न हुई होती, आज हम लोग यहाँ पे न हुए होते। तो ये जो जीव हैं बाह्य वातावरण से क्रिया करते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, फिर वातावरण परिवर्तन। हम लोग कहते हैं ना कि प्रकृति परिवर्तनशील है, तो वातावरण, प्रकृति मीन्स वातावरण, फिर परिवर्तन होता है उसमें थोड़ा सा और ये धीरे धीरे परिवर्तन, एक समय आता है कि ये इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि वो जो जीव है सर्वथा अपने पैतृक जीव से वो भिन्न दिखाई पड़ता है और इस तरह से एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जैव विकास ही है जिनके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। अदरवाइज जो है आज भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हमको दिखाई न पड़ते। हम लोग अपने उदाहरण दें, जब हम लोग पैदा हुए थे तब का फोटो देखिए और आज का फोटो देखिए, उसमें कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। ये परिवर्तन हमें आभास ही नहीं हुआ कि ये परिवर्तन कब हो जाता है। और वहीं जब कोई बाहर से आता है तब वो देखता है कि अरे ये कितना बड़ा हो गया है, ये तो छोट सा था, अब तो इसमें बहुत परिवर्तन हो गए हैं। तो ये परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किंतु यहाँ पे जो जैव विकास का है, ये लाखों करोड़ों वर्ष में हुआ है और लाखों करोड़ों वर्ष कोई जीवित रहने वाला है नहीं कि वो बता सके कि आज से लाखों वर्ष पूर्व या करोड़ों वर्ष पूर्व जीव इस प्रकार से थे, लेकिन जैव विकास होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे जीवों में विविधता की संकल्पना। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आपको बताया कि जैव विकास हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। जीव जगत में असंख्य प्रकार के
ये जो जीवों की उपस्थिति है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, इसी को हम लोग जैव विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। अभी तक लगभग 17 से लेकर 18 लाख जीव जंतुओं की खोज हो चुकी है। इस 17 से 18 लाख जीवों में 12 लाख जंतु हैं और लगभग 5 लाख पादप हैं, वनस्पतियां हैं। इन 12 लाख जंतुओं में से 10,25,000 अकेले इंसेक्ट कीट यानी कीड़े मकोड़ों का है। और आप जानते हैं बरसात में देखो कितने अधिक कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई जातियों की खोज होती है। उत्पत्ति न कहें बल्कि नई जातियों की खोज होती है। उत्पत्ति होना माने नई जाति उत्पन्न होते हैं, लेकिन इतनी संख्या में नहीं, वो पहले से मौजूद है, हमें जानकारी नहीं है। तो लगभग 15,000 नई जातियों की खोज होती है। अगर हम लोग एक ऑल अकाउंट देखें कि कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े निम्नवत हैं। ये जो वायरस विषाणु, अभी आप लोग कोरोना से परेशान हैं, ये वायरसों की संख्या लगभग 1500 है। 1500 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लगभग 4,000 प्रकार के, प्रोटोजोआ 40,000 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में हम लोग बात करेंगे निमेटोडा की, कृमि की 25,000, कीट 10,25,000, क्रस्टेशियन 43,000, मोलस्क जिसमें घोंघा आता है, मोलस्का संघ का जो जंतु है 7,000, मछलियाँ 26,959 प्रकार की मछलियाँ होती हैं। एम्फीबियंस मेढक वाला ये 4,780 होते हैं। रेप्टाइल्स जिसमें सर्प वगैरह आते हैं ये 7,150 प्रकार के हैं। पक्षी 9,700 हैं। पक्षी 9,700 हैं। स्तनधारी इनकी संख्या लगभग 4,650 प्रकार की है। अपना देश भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर पूरे दुनिया का जितना जमीन है, तो भारत में पूरे दुनिया का केवल 2.4% भूभाग है, भूतल है, लेकिन जैव विविधता हमारे यहाँ 8.1% है। भूतल के अनुसार हमारे यहाँ 2.4% ही जैव विविधता होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें पूरा ज़मीन, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का ज़मीन देखें तो केवल 2.4% है। और जब यहाँ पे जैव विविधता जीवों के प्रकार के बारे में बात करें तो 8.1%, अर्थात भूतल की तुलना में हमारे यहाँ जैव विविधता 3 गुना से भी अधिक है। भारत दुनिया के जो 12 मेगा डाइवर्सिटी, बात आता है कि सर जी ये मेगा डाइवर्सिटी क्या है? मेगा डाइवर्सिटी उस भूभाग को कहते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे दुनिया में 12 स्थान को चिन्हित किया गया है और उसमें से भारत भी एक है। मैं वैज्ञानिक थे, मैं माने मई मत समझिएगा, मैं एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार अभी तक केवल 22% जीवों की ही खोज हो चुकी है। अभी भी बहुत से ऐसे जीव जंतु पादप हैं जिनकी खोज नहीं हुई है और एक अनुमानतः जीव वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक हो सकती है। तो प्रिय छात्रों, आज इंट्रोडक्टरी है, परिचयात्मक लेक्चर है। अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार 2 बार इसको देखिएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप निसंदेह हमको जो है पूछिएगा। साथ ही साथ वीडियो में कोई समस्या है, आप कुछ और अपना सुझाव देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। आप लोग इसको देखें, समझें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।